Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dungar College, Bikaner. In this presentation, I am going to discuss osmotic quantities of a cell, एक कोशिका की परासरणी मात्रा. Osmotic pressure, Turgor pressure, and DPD, that is diffusion pressure deficit, are known as osmotic quantities of a cell. परासरण दाब, स्फीत दाब और विसरण दाब न्यूनता को एक कोशिका की परासरणी मात्राएं कहा जाता है. सर्वप्रथम ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब. इसके बारे में हम पूर्व में एक प्रस्तुतिकरण में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं. संक्षेप में पुनः यदि परासरण दाब के बारे में बात करें तो सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन ए सेल. यह किसी कोशिका में विलेय पदार्थों की सांद्रता के समानुपाती होता है. अर्थात जितना किसी कोशिका में विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है उतना ही परासरण दाब का मान भी अधिक होता है. यदि विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है तो परासरण दाब का मान भी कम होता है. एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम an area of low osmotic pressure towards high osmotic pressure. और जल के अणुओं की गति की यदि हम बात करें तो जल के अणुओं का प्रवाह या अभिगमन हमेशा एक कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर होता है. ऑस्मोटिक क्वांटिटीज में दूसरी ऑस्मोटिक क्वांटिटी टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब होता है. एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य एक दृढ़ कोशिका भित्ति के द्वारा आवरित रहता है. इन ए प्लांट सेल, प्रोटोप्लाज्म इज एनवेलप्ड बाय ए रिजिड सेल वॉल एंड द रियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted by protoplasm on the cell wall is known as Turgor pressure. जीव द्रव्य के द्वारा इस कोशिका भित्ति पर जो वास्तविक जल स्थितिक दाब लगता है, इसी दाब को स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर कहा जाता है. The cell is called flaccid when protoplasm is not exerting any pressure on cell wall. जब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति पर किसी भी प्रकार का दाब नहीं लगा रहा होता है तो ऐसी कोशिका को एक श्लथ कोशिका या फ्लैसिड सेल कहा जाता है. या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका में स्फीत दाब का मान शून्य होता है. वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इन ए फ्लैसिड सेल इज 0 बिकॉज प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नॉट exerting any pressure on the cell wall. When a flaccid cell is placed in a hypotonic solution, for example pure water, water enters into cell by endosmosis because of high osmotic pressure of the cell sap and turgor pressure builds up in the cell. तो यदि हम एक श्लथ कोशिका को एक अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, अल्प परासरी विलयन उदाहरण के लिए शुद्ध जल जिसमें कोई भी विलेय पदार्थ उपस्थित नहीं है, केवल शुद्ध जल है. तो यदि एक श्लथ कोशिका को शुद्ध जल में अर्थात अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो चूंकि कोशिका के सेल सैप में कोशिका रस में गुलित विलेय पदार्थ उपस्थित रहते हैं, डिसॉल्व सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप इज ऑलवेज हायर देन प्योर वाटर. जो कोशिका का कोशिका रस होगा उसमें परासरण दाब का मान शुद्ध जल की तुलना में हमेशा अधिक होगा और इस कारण से शुद्ध जल बाहर से अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा कोशिका के भीतर प्रवेश करता है. और जब जल कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा तो कोशिका द्रव्य का या जीव द्रव्य का कोशिका रस का आयतन बढ़ेगा, इसके आयतन में वृद्धि होगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन volume of cytoplasm, turgor pressure will start building up in the cell.
When turgor pressure builds up in the cell wall also exerts an equal pressure on protoplasm in opposite direction. This pressure is known as wall pressure and represented as WP. जब किसी भी कोशिका में जल के अणुओं के प्रवेश के कारण स्फीत दाब का निर्माण होता है, स्फीत दाब में वृद्धि होती है, तो कोशिका भित्ति भी अपनी रिजिडिटी के कारण, अपनी दृढ़ता के कारण पुनः जीव द्रव्य पर एक दबाव डालती है। यह दबाव जो कि कोशिका भित्ति के द्वारा जीव द्रव्य पर डाला जाता है, यह मान में स्फीत दाब के मान के बराबर होता है, लेकिन इसका चिन्ह विपरीत होता है या इसकी दिशा विपरीत होती है। अर्थात स्फीत दाब और भित्ति दाब यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्दो बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का मान हालांकि समान होता है। सो वी कैन से टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मान में दोनों समान होते हैं, लेकिन दिशा विपरीत होती है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन Tp इज इक्वल टू माइनस WP। स्फीत दाब जो होता है वह ऋणात्मक भित्ति दाब के बराबर होता है। अब चूंकि भित्ति दाब जीव द्रव्य पर कार्य करता है, तो भित्ति दाब के कारण कोशिका में जो विलायक पदार्थ के अणु उपस्थित होते हैं, यह कोशिका से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे यदि हम किसी गुब्बारे को बाहर से दबाएं तो उसमें उपस्थित जल जो है वह बाहर निकलने का प्रयास करेगा। ठीक उसी तरीके से जब कोशिका भित्ति जीव द्रव्य को बाहर से दबाती है, उस पर प्रेशर डालती है, तो उसके अंदर जो भी विलयन है इंक्लूडिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ they will tend to move out of the cell। वह कोशिका से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे भित्ति दाब में वृद्धि होती है स्फीत दाब के निर्माण के कारण, अर्थात स्फीत दाब के निर्माण के साथ साथ उसी मात्रा में भित्ति दाब भी विकसित होता है, और भित्ति दाब के कारण जल के अणु कोशिका में से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वस्तुतः स्फीत दाब ही वह बल है जो कि कोशिका से जल के अणुओं की निकासी के लिए उत्तरदायी होता है। टर्गर प्रेशर इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल बिकॉज इट इज टर्गर प्रेशर दैट रिजल्ट्स इनटू बिल्डिंग अप ऑफ वॉल प्रेशर एंड विच कॉजेज एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल। So we can also say that water molecules will always move from an area of higher turgor pressure towards an area of lower turgor pressure। जल के अणुओं की गति जो हमेशा होती है वह अधिक स्फीत दाब वाले क्षेत्र से कम स्फीत दाब वाले क्षेत्र की ओर होगी। स्फीत दाब का पादप कोशिकाओं और पादप जीवन के लिए काफी महत्व भी होता है। So some important points related to significance of turgor are as follows. First, turgor pressure regulates cell to cell movement of water molecules in plants। किसी भी पादप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के अणुओं की जो गति होती है वह स्फीत दाब के द्वारा उसका नियमन होता है या नियंत्रित होती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के अणु तब जाएंगे जब इन दोनों कोशिकाओं में से एक कोशिका, यदि अन्य सभी परिस्थितियां समान है, तो जिस कोशिका में स्फीत दाब का मान अधिक है उस कोशिका से जल के अणुओं का गमन उस कोशिका में होगा जिसमें स्फीत दाब का मान कम होता है। चूंकि स्फीत दाब के कारण कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है, अतः कोशिकाओं का जो विस्तारित स्वरूप है वह भी वस्तुतः स्फीत दाब के द्वारा ही उसका नियमन किया जाता है। और इसी स्फीत दाब के कारण पर्ण भी अपनी आकृति बनाए रखती है, और जो शाकीय तने होते हैं, शाकीय तने भी ऊर्ध्व स्थिति में तने में उपस्थित कोशिकाओं के अंदर उपस्थित स्फीत दाब के कारण ही रह पाते हैं। यदि किसी कोशिका में या कोशिकाओं में से स्फीत की हानि होती है, इट्स टर्गर इज लॉस्ट, देन सेल्स विल बिकम फ्लैसिड। कोशिकाएं श्लथ हो जाती हैं, और इनके श्लथ होने पर
जो पर्ण है वह मुरझान प्रदर्शित करती है। The leaves show signs of wilting when cells of the leaves lose turgidity. And some type of plant movements are also controlled by turgidity of the cells. कोशिकाओं के स्फीत के द्वारा पादपों में कुछ गतियों का नियमन या नियंत्रण भी होता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार की गतियां स्फीत गतियां कहलाती है या टर्गर मूवमेंट्स कहलाती है। Now, third osmotic quantity after osmotic pressure and turgor pressure is diffusion pressure deficit. परासरण दाब और स्फीत दाब के पश्चात जो तीसरी परासरणी मात्रा है, ऑस्मोटिक क्वांटिटी है, वह है विसरण दाब न्यूनता, जिसे संक्षेप में डीपीडी कहा जाता है। विसरण दाब न्यूनता को ही चूषण दाब भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सक्शन प्रेशर। इट इज a deficit or decrease in diffusion pressure of solvent molecules in a solution compared to diffusion pressure of water molecules in pure water at same temperature and atmospheric pressure. विसरण दाब न्यूनता वस्तुतः विलायक या जल के अणुओं के विसरण दाब में होने वाली कमी है। शुद्ध जल के विसरण दाब की तुलना में, अर्थात यदि हम एक विलयन और शुद्ध जल के परस्पर तुलना करें और दोनों को समान तापमान पर और वायुमंडलीय दाब पर रखा हुआ हो, तो शुद्ध जल और एक विलयन जो कि दोनों ही समान तापमान और वायुमंडलीय दाब पर रखे हुए हैं, तो विलयन में शुद्ध जल की तुलना में जल के अणुओं का विसरण दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो शुद्ध जल की तुलना में जल के अणुओं के विसरण दाब में यह जो कमी किसी विलयन में होती है, इसी को विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहा जाता है, अर्थात विसरण दाब की कमी। तो किसी भी विलयन में शुद्ध जल की तुलना में या शुद्ध जल के अणुओं की तुलना में जल के अणुओं के विसरण दाब में जो कमी होती है, उस कमी को ही विसरण दाब की न्यूनता या विसरण दाब न्यूनता डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। तो यद्यपि डीपीडी को विसरण दाब न्यूनता को एक विलयन का गुण कहा जाता है या बोला जाता है, लेकिन वस्तुतः यह किसी भी विलयन में विलायक के अणुओं का गुण है। Although DPD is expressed as property of a solution, but it is actually property of solvent molecules in a solution. यद्यपि इसको विलयन का गुण कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह विलयन का गुण नहीं है। उस विलयन में जो जल के अणु उपस्थित हैं, यह उन जल के अणुओं का गुण है, जिसे विसरण दाब न्यूनता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। विसरण दाब न्यूनता अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट शब्द सर्वप्रथम मेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1938 में प्रस्तुत किया गया था। The presence of solute molecules decreases diffusion pressure of water molecules. तो यह हम परासरण दाब के बारे में जब हमने चर्चा की थी, उस वक्त भी बात कर चुके हैं कि किसी भी विलयन में जब विलेय पदार्थ के अणुओं को घोला जाता है, तो यह विलायक के अणुओं का अर्थात जल के अणुओं के विसरण दाब को कम करता है। यानी विलेय पदार्थ की सांद्रता या मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ही उस विलयन में जल के अणुओं का विसरण दाब कम होता जाएगा। विसरण दाब में यह जो कमी होती है, यह सॉल्यूट पार्टिकल्स के जल के अणुओं के साथ बंधित होने के कारण या अंतरक्रिया करने के कारण होती है। तो डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और चूंकि विसरण दाब, जल के अणुओं का विसरण दाब कम हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ जल के अणुओं का विसरण दाब इस विलयन में कम होता है, अर्थात विसरण दाब न्यूनता के मान में वृद्धि होती है। वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन। तो इसको संक्षेप में यदि एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं परासरण दाब विसरण दाब न्यूनता के समानुपाती होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। परासरण दाब का मान बढ़ेगा
तो विसरण दाब न्यूनता का मान भी बढ़ेगा, परासरण दाब का मान घटेगा तो विसरण दाब न्यूनता का मान भी घटेगा। वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल की विसरण दाब न्यूनता और परासरण दाब दोनों का ही मान शून्य होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर दाब का मान शून्य माना जाता है, तो प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और साथ ही साथ चूंकि कोई विलेय पदार्थ जल में उपस्थित नहीं है, तो विलेय पदार्थ जल में अनुपस्थित होने पर, विलेय पदार्थ की सांद्रता शून्य होने पर परासरण दाब का मान भी शून्य होगा, और जब परासरण दाब का मान शून्य होगा तो उस विलयन की विसरण दाब न्यूनता का मान भी शून्य होता है। सिंस Turgor pressure is real pressure of the cell sap, the existence of Turgor pressure increases diffusion pressure of water molecules in a cell, thereby decreasing dPd of a cell. Now, opposite to osmotic pressure. Osmotic pressure तो विलायक के अणुओं के विसरण दाब को कम करता है। इसके विपरीत जो स्फीत दाब है वह किसी भी विलयन में या कोशिका रस में स्फीत दाब के मान में जैसे जैसे वृद्धि होगी वह विलायक के अणुओं के विसरण दाब के मान को भी बढ़ाएगा, बिकॉज इट इज अ रियल प्रेशर। तो चूंकि वास्तविक दाब है तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो वैसे वैसे विलयन में जो भी घटक उपस्थित है, जो भी कंपोनेंट्स उपस्थित है, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, उन सभी का विसरण दाब बढ़ेगा। तो जैसे जैसे स्फीत दाब बढ़ेगा विलायक के अणुओं का विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब विलायक के अणुओं का डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट विसरण दाब न्यूनता के मान में कमी आएगी। तो इस यहां पर हम ये कह सकते हैं कि परासरण दाब और स्फीत दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत बल के रूप में कार्य करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर एक्ट एज अपोजिट फोर्सेस इन ए सॉल्यूशन। जो परासरण दाब है वह विसरण दाब को, विलायक के अणुओं के विसरण दाब को कम करता है, अतः विसरण दाब न्यूनता के मान को बढ़ाता है, जबकि स्फीत दाब विलायक के अणुओं के विसरण दाब के मान को बढ़ाता है, अतः वह विसरण दाब न्यूनता के मान को कम करता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को कम करता है। सो whereas osmotic pressure was directly proportional to dPd, Turgor pressure is inversely proportional to dPd। OP बढ़ेगा तो dP बढ़ेगा, लेकिन स्फीत दाब बढ़ेगा तो dPd का मान कम होगा, और इसके विपरीत यदि OP कम होगा तो dPd का मान भी कम होगा, और यदि टर्गर प्रेशर कम होगा, स्फीत दाब का मान कम होगा तो dPd का मान बढ़ेगा, विसरण दाब न्यूनता के मान में वृद्धि होगी। So on the basis of this discussion, now we can say that dPd of a cell will be equal to difference of OP and TP of a cell, because both forces act in opposite manner। परासरण दाब और स्फीत दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इस कारण से, और दोनों ही विसरण दाब न्यूनता को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका के विसरण दाब न्यूनता का जो मान होगा वह परासरण दाब के और स्फीत दाब के मान के अंतर के बराबर होगा। dPd of a cell will be equal to difference of OP and TP of a cell. This can be represented in the form of an equation dPd is equal to OP minus TP। OP और TP का जो अंतर होता है वह विसरण दाब न्यूनता या dPd होता है। dPd of cell sap is actual driving force for movement of water molecules in and out of a cell। किसी कोशिका से जल के अणुओं का निकलना या किसी कोशिका में जल के अणुओं का प्रवेश होना, इनके लिए जो वास्तविक ड्राइविंग फोर्स है, जो वास्तविक बल है जो इसका निर्धारण करता है, वह कोशिका रस की विसरण दाब न्यूनता का मान है। तो चूंकि किसी भी कोशिका में जल के अणुओं का प्रवेश या निकासी उसके विसरण दाब न्यूनता के मान के द्वारा ही नियंत्रित होती है, इस कारण से विसरण दाब न्यूनता को सक्शन प्रेशर या चूषण दाब भी कहा जाता है। अर्थात जितने विसरण दाब न्यूनता का मान अधिक होगा उतना ही उस कोशिका में जल के अणुओं का प्रवेश अधिक होगा। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो जल के अणुओं के लिए चूषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और इस कारण से इस
दाब को यानी डीपीडी को, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है या चूषण दाब भी कहा जाता है। सक्शन प्रेशर शब्द सर्वप्रथम रेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1915 में प्रस्तुत किया गया था। डीपीडी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जल के अणुओं का प्रवाह जो होगा वह हमेशा एक कम विसरण दाब न्यूनता वाले क्षेत्र से अधिक विसरण दाब न्यूनता वाले क्षेत्र की ओर होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स will always move from an area of low diffusion pressure deficit towards an area of high diffusion pressure deficit. Now, finally, we will discuss relationship between osmotic quantities of a cell. जो तीन परासरणी मात्राओं की हमने बात की, डीपीडी, ओपी और टीपी, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो जैसा पूर्व में हमने चर्चा की कि वॉल प्रेशर वह बल है जो कोशिका में से जल के अणुओं की निकासी के लिए उत्तरदायी है, और परासरण दाब वह बल है जो कोशिका में जल के अणुओं के प्रवेश के लिए उत्तरदायी है। ओपी जितना बढ़ेगा उतना जल के अणु कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं, और वॉल प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना कोशिका में से जल के अणुओं की निकासी प्रेरित होगी। क्योंकि वॉल प्रेशर का मान स्फीत दाब के मान के बराबर होता है, तो हम वॉल प्रेशर के स्थान पर स्फीत दाब टर्म भी काम में ले सकते हैं। So since wall pressure is equal to Tp, this equation can be written as dPd is equal to OP minus Tp. स्फीत दाब का मान भित्ति दाब के मान के बराबर होने के कारण यह समीकरण इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। विसरण दाब न्यूनता बराबर होती है परासरण दाब माइनस स्फीत दाब के। इस ग्राफ में तीनों ऑस्मोटिक क्वांटिटीज का संबंध प्रस्तुत किया गया है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप ऑफ ऑस्मोटिक क्वांटिटीज ऑफ ए सेल। सो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिचुएशन, ए फ्लैसिड सेल, एक श्लथ कोशिका। श्लथ कोशिका जैसा पूर्व में चर्चा की जा चुकी है, श्लथ कोशिका उस कोशिका को कहा जाता है जिसमें स्फीत दाब का मान शून्य होता है। फ्लैसिड सेल इज ए सेल इन विच वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इज 0. So if in this equation value of turgor pressure is 0, then the equation will become dPd is equal to OP. तो यदि इसमें इस समीकरण में स्फीत दाब का मान शून्य है तो यह समीकरण परिवर्तित हो जाएगा dPd बराबर OP, यानी विसरण दाब न्यूनता बराबर होगी परासरण दाब के। तो इसको इस ग्राफ की यदि हम बात करें तो यहां पर प्रदर्शित किया गया है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। यह उस स्थिति में होता है जब कोशिका में स्फीत दाब का मान शून्य होता है। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस को हम ये भी कह सकते हैं, यह वह स्थिति है जहां टर्गर प्रेशर का मान 0 है। इस ग्राफ के अंदर यह रेखा परासरण दाब को अभिव्यक्त करती है और यह रेखा स्फीत दाब को अभिव्यक्त करती है। T is turgor pressure. So this line indicates turgor pressure, स्फीत दाब, and this line indicates osmotic pressure, parasaran dab, and the gap between this line and this line represents SP, that is suction pressure और diffusion pressure deficit. इन दोनों रेखाओं के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच की दूरी है या इन दोनों का जो अंतर है वह चूषण दाब या विसरण दाब न्यूनता को प्रदर्शित करता है। तो अब इस स्थिति में जब टर्गर प्रेशर का मान शून्य है तो यह रेखा टर्गर प्रेशर जो इंडिकेट करती है इसका मान शून्य है, तो ऐसे स्थिति में जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मान होगा वही मान उस कोशिका की विसरण दाब न्यूनता का मान भी होगा, डीपीडी का मान भी होगा या चूषण दाब का मान भी होगा। The highest value of DPD can only be equal to value of osmotic pressure because value of turgor pressure cannot go below 0. अब चूंकि किसी भी कोशिका में स्फीत दाब का मान कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकता, 0 is minimum value for turgor pressure. स्फीत दाब का मान हमेशा शून्य या शून्य से अधिक ही होता है, कभी भी यह मान शून्य से कम नहीं हो सकता। तो इस कारण से किसी भी कोशिका के लिए विसरण दाब न्यूनता का जो अधिकतम मान हो सकता है वह केवल परासरण दाब के मान के बराबर ही हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि डीपीडी का मान कभी भी परासरण दाब के मान से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी कोशिका में डीपीडी का मान या तो परासरण दाब के मान के बराबर होगा जैसा श्लथ कोशिका में होता है,
या डीपीडी का मान परासरण दाब के मान से कम होगा, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे किसी स्फीत कोशिका में होता है। नाउ वी डिस्कस ए फुली टर्जिड सेल, एक पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत कोशिका अर्थात जब एक श्लथ कोशिका को हम शुद्ध जल में रखें तो जल के अणुओं का कोशिका में प्रवेश होगा, क्योंकि शुद्ध जल के परासरण दाब का मान 0 है, जबकि कोशिका रस में परासरण दाब का मान हमेशा 0 से अधिक होता है। तो परासरण दाब अधिक होने के कारण बाहर से शुद्ध जल कोशिका में प्रवेश करेगा। जब जल कोशिका में प्रवेश करेगा तो कोशिका का आयतन बढ़ेगा, देयर विल बी इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। और जैसे जैसे जल के अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे, कोशिका का आयतन बढ़ेगा, वैसे वैसे जीव द्रव्य कोशिका भित्ति पर दाब लगाएगा या इस दाब में वृद्धि होगी, जिसे हम स्फीत दाब कहते हैं। तो विद इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल there will be an increase in turgor pressure of the cell, and a condition is reached when turgor pressure of cell becomes equal to osmotic pressure of the cell। तो जब जल के अणुओं का कोशिका में प्रवेश होगा तो धीरे धीरे स्फीत दाब के मान में वृद्धि होगी, और एक ऐसी स्थिति आती है जब स्फीत दाब का मान परासरण दाब के मान के बराबर हो जाता है, दैट इज दिस पॉइंट वेयर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर बोथ आर इक्वल। सो इन दिस कंडीशन सेल इज नोन एज फुली टर्जिड सेल। ऐसी कोशिका को पूर्ण स्फीत कोशिका कहा जाता है, यानी पूर्ण स्फीत कोशिका वह कोशिका है जिसमें परासरण दाब का मान स्फीत दाब के मान के बराबर होता है। और इस स्थिति में डीपीडी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि परासरण दाब और स्फीत दाब दोनों का मान बराबर है। तो ओपी माइनस टीपी विल बी इक्वल टू 0, यह मान 0 हो जाएगा, अर्थात विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी का मान 0 हो जाएगा। The value of turgor pressure can never exceed value of osmotic pressure। तो जैसा कि हमने यहां देखा, बढ़ते बढ़ते टर्गर प्रेशर का मान परासरण दाब के मान के बराबर हो जाता है, लेकिन कभी भी टर्गर प्रेशर का मान परासरण दाब के मान से बढ़ नहीं सकता, उससे अधिक नहीं हो सकता। अधिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही टर्गर प्रेशर का मान परासरण दाब के मान के बराबर होता है, डीपीडी का मान 0 हो जाता है। और जैसे पूर्व में मैंने बताया था, डीपीडी ही वह ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण जल के अणु किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो डीपीडी का यदि कोई धनात्मक मान रहेगा तो कोशिका में जल के अणुओं का प्रवेश हो सकता है, लेकिन जब डीपीडी का मान 0 हो जाएगा, यानी ड्राइविंग फोर्स का मान 0 हो जाएगा, वह ड्राइविंग फोर्स जो कि जल के अणुओं को कोशिका में प्रवेश करवाती है, तो ऐसी स्थिति में अब जल के अणुओं का प्रवेश कोशिका में बंद हो जाएगा। और चूंकि स्फीत दाब में वृद्धि जल के अणुओं के प्रवेश के कारण ही होती है, तो अब यदि और जल के अणु कोशिका में प्रवेश नहीं करेंगे तो स्फीत दाब के मान में भी और वृद्धि नहीं हो सकती। नाउ द थर्ड सिचुएशन, दैट इज ए नॉर्मल सेल, कोई भी सामान्य कोशिका। एक सामान्य कोशिका जो कि पादप में एक सामान्य स्थिति में पाई जाती है, सामान्य जलीय स्थितियों में पाई जाती है, वह न तो पूर्ण रूप से श्लथ होती है और न ही पूर्ण रूप से स्फीत होती है, वह वस्तुतः एक आंशिक रूप से स्फीत कोशिका होती है। A normal cell is a partially turgid cell. It is neither completely flaccid, it is nor fully turgid. It is partially turgid cell. यह एक आंशिक रूप से स्फीत कोशिका होती है। तो यदि एक आंशिक स्फीत कोशिका की बात करें तो उसके अंदर डीपीडी का मान ओपी और टीपी के अंतर के बराबर होता है। और चूंकि आंशिक स्फीत कोशिका में यहां इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये जो सारी ही परिस्थितियां हैं, वह सभी पार्शियली टर्जिड सेल को शो करती है। यह सभी बिंदु एक आंशिक रूप से स्फीत कोशिका को प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं पर भी यदि हम इस कोशिका में ओपी और टीपी के मान की तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में परासरण दाब का मान जो होता है वह स्फीत दाब के मान की तुलना में अधिक होता है। तो एक पार्शियली टर्जिड सेल में परासरण दाब का मान स्फीत दाब के मान की तुलना में हमेशा अधिक होगा। That is, the value of osmotic pressure will be greater than turgor pressure। और इस कारण से चूंकि परासरण दाब का मान स्फीत दाब के मान से अधिक होता है, तो डीपीडी का मान जो होगा वह हमेशा परासरण दाब के मान से कम होगा, क्योंकि डीपीडी का मान ओपी और टीपी के अंतर के बराबर होता है। चूंकि ओपी का मान तुलनात्मक रूप से अधिक है और टीपी का मान उसकी तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है, तो ओपी और टीपी का अंतर जो होगा वह परासरण दाब के मान से तुलनात्मक रूप से कुछ कम होगा। उदाहरण के लिए यदि ओपी का मान 5 है और स्फीत दाब का मान
3 है, परासरण दाब का मान ज्यादा होगा फॉर एग्जांपल 5, टीपी का मान उससे तुलनात्मक रूप से कम होगा फॉर एग्जांपल 3। तो ऐसी स्थिति में डीपीडी का मान जो हो जाएगा वो 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा। तो परासरण दाब का मान है 5, डीपीडी का मान है 2। यानी जब भी वैल्यू परासरण दाब की टर्गर प्रेशर से जब तक अधिक रहेगी तब तक जो डीपीडी का मान होगा वह परासरण दाब के मान से कम होता है, जो कि एक पार्शियली टर्गेट सेल में एक सामान्य कोशिका में पाई जाने वाली स्थिति है। So this is all for today's presentation. Thanks for watching.